स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। एंथ्रोपोलॉजी का ये चौथा लेक्चर लेने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले 3 लेक्चर नहीं देखा है, तो वो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? देखो, एक बार रिकैप लेते हैं कि क्या-क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिकैप में देखें, तो पहला लेक्चर था मानव विज्ञान के बारे में। मानव विज्ञान क्या होता है और इसकी परिभाषा के बारे में देखा, ठीक? और ओवरऑल एक व्यू लिया कि एक्चुअली में एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम पढ़ लें तो हमें इससे क्या फायदा मिलेगा, इसका एम उद्देश्य देख लिए। उसके बाद हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी का, उसके पहले लेक्चर में उसकी बात की गई। इसके बाद हम लोग दूसरा लेक्चर देखे। दूसरा लेक्चर में हमने मानव विज्ञान के साथ अन्य विषयों से संबंध देखा। अन्य विषयों से संबंध देखा, जिसमें हमने क्या करा, एंथ्रो को सेंटर में रखा था और कहा था अन्य विषय में किसके किसके साथ संबंध है। तो भू विज्ञान के साथ संबंध बताया था इसका। फिर मैंने चिकित्सा विज्ञान के साथ बताया था। उसके बाद मैंने प्राणी विज्ञान के साथ संबंध बताया था। और चौथा हमने बताया था सामाजिक विज्ञान के साथ। सामाजिक विज्ञान को और ओपन किया था। सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में हमने इसको ओपन किया था, इतिहास भी होता है, अर्थशास्त्र भी होता है, और राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इनके साथ भी हम लोग संबंध देखे थे। संबंध में बेसिकली क्या किया था कि हम लोग अंतर संबंध देखे थे, ये एरिया कि कौन से, मान लो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ कोई अदर सब्जेक्ट का संबंध देखा, जो भी इस सब्जेक्ट का नाम लिया, संबंध देख के हमने अंतर संबंध लिख लिया। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी और अदर सब्जेक्ट के साथ एक डिफरेंस दे दिया, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया, ठीक। फिर हम लोग तीसरे लेक्चर में मानव विज्ञान के मानव विज्ञान के मुख्य शाखाएं जो मुख्य शाखाएं हैं, उनके बारे में चर्चा किया, ठीक है। तो मुख्य शाखाएं कौन कौन थी? तो पहला हमने पढ़ा शारीरिक मानव विज्ञान, शारीरिक जैविक मानव विज्ञान, ठीक। दूसरा हम लोग पढ़े सामाजिक सांस्कृतिक। तीसरा हम लोग पढ़े पुरातात्विक। चौथा हम लोग पढ़े भाषाई मानव विज्ञान, ठीक। ये चार पढ़े और इन चारों का उपयोग देखें, जो एक अलग ब्रांच के रूप में जाना जाता है अप्लाइड एंथ्रो के बाद, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान। इन का चारों ब्रांच हैं, इन चारों ब्रांच के उपयोगिता उपयोगिता या प्रासंगिकता के बारे में हम लोग बात किए, ठीक। अच्छे से डिटेल से देखें और यहाँ पे कैसे अच्छे आंसर लिख सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है कि क्वेश्चन पूछ लिया, जब भी आप सिलेबस देखेंगे या क्वेश्चन अनसॉल्व देखेंगे, तो पूछा जाता है कि शारीरिक मानव विज्ञान और जैविक मानव विज्ञान में मूलभूत अंतर क्या है। अगर शारीरिक मानव विज्ञान बोल रहा है लिखने के लिए, तो हम शारीरिक मानव विज्ञान में क्या है वो लिखेंगे, और जैविक मानव विज्ञान में क्या क्या आता है, क्या क्या एसेंस है इसका, वो लिखेंगे। तो ये क्लियर कट जानना जरूरी है कि शारीरिक मानव मानव विज्ञान पूछ ले या जैविक मानव विज्ञान पूछ ले। तो हमने तो इससे पहले जो शाखा बताया था, तो वहां पे शारीरिक और जैविक दोनों साथ में लेके बताया था, वहां ओपन नहीं किया था। लेकिन इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, क्यों शारीरिक मानव विज्ञान बाद में जैविक मानव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, या शारीरिक और जैविक मानव विज्ञान से बाद में क्यों जाना जाता है,
इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज ये बता दें कि अगर आप लोग हमारे एंथ्रो मेंटर ग्रुप जो टेलीग्राम है उससे नहीं जुड़े हैं, वहां पे जुड़ जाइए। जो डेली टॉपिक होता है या कोई न्यूज आता है वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात कि 1 जुलाई से यूपीपीसीएस पे मेन फोकस करके हमारे द्वारा एक क्रैश कोर्स कह लें या पूरा सिलेबस वाइज कवर किया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो आप 9000 9044 636324 पे आप हमें मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक कि शारीरिक मनोविज्ञान होता क्या है। इससे पहले अगर देखे होंगे तो वहां से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा शारीरिक मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक, तो शारीरिक मनोविज्ञान में मानव मानव की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति या उद्विकास बोले, इवोल्यूशन। ठीक है, मानव कैसे विकास हुआ मानव का, और उसके वर्तमान में जो शारीरिक लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो मानव की विकास कैसे एप से एप से ह्यूमन की ओरिजिन हुआ या इवोल्यूशन हुआ, उसकी जानकारी रखा जाता है। दूसरा, जो विश्व के विभिन्न समूह पाए जाते हैं मानव जाति के, सेपियंस के, उन मानव जाति की शारीरिक लक्षण क्या क्या है और किन लक्षणों के आधार पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये हम जानकारी किसे लेते हैं? शारीरिक मनोविज्ञान से। तो शारीरिक मनोविज्ञान में दो चीजें की बड़ा महत्व है, एक तो काल और दूसरा है स्थान। शारीरिक मानव विज्ञान के अध्ययन में काल और स्थान का बड़ा महत्व है। तो काल का मतलब क्या है? काल का मतलब है कि जो भी विभिन्न प्रागैतिहासिक काल हैं, विभिन्न प्रागैतिहासिक कालखंड में जो निवास करने वाले मानव समूह होते थे, इस कालखंड में निवास करने वाले मानव समूह होते हैं, उनका उनका जीवाश्मी अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मी कहने का मतलब समझो, काल का मतलब है कि विभिन्न काल मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रहे हैं। तो इतना विस्तार हो गया है कि एक एग्जांपल से समझें कि ये पूरा पाषाण में मानव का ओरिजिन होता है। पूरा पाषाण से लेके और अभी तक आए, तो इसमें क्या है? काल डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है इन दोनों में। और इन दोनों में यहाँ से पूरा पाषाण से स्टार्ट करें और वर्तमान तक आए, तो जितने मानव समूह हुए और उन मानव समूह के जीवाश्म के आधार पे जो फॉसिल प्राप्त हुए, जो फॉसिल्स थे, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और अध्ययन किया जाता है इसका मतलब क्या कि जो जहां से इतिहास स्टार्ट होता है, आप इस बात को समझो कि इतिहास जहां से स्टार्ट होता है, इतिहास से पहले हमारा एक आता है प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक आता है। यहाँ पे हमारा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि, जबकि आदि में तो लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं गया है। लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु सभ्यता है, आईबीसी है, उसमें लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो लिखित साक्ष्य नहीं होने के कारण हमें वहां के बारे में जानकारी कम मिलता है। ठीक, पहली बात तो ये हो गया। और लिखित साक्ष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि मानव के शरीर का विवरण दिया जाएगा। लिखित साक्ष्य में हमारा सामाजिक बात किया जाता है, सामाजिक विज्ञान वाली जितनी कहानी है वो बात की जाती है। सामाजिक विज्ञान में क्या इतिहास के बारे में बात की जाती है कि ऐसा उस समय काल था
समाज कैसा था उसके बारे में बात करेंगे, संस्कृति कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे, और उस समय लोगों का मनोभाव कैसा होता था, या वो सहिष्णु होते थे या हिंसाकारी होते थे, हिंसा करते थे या अहिंसक थे। तो मनोभाव व्यवहार के बारे में भी जानकारी मिलती है कमोबेश लिखित साक्ष्य में। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि मानव के उद्विकास अगर हम बात करें कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो मानव की उद्विकास अगर एप से ह्यूमन की तरफ जाते हैं, एप से ह्यूमन की तरफ जाते हैं, तो जीवाश्मीय विश्लेषण करना होता है। जीवाश्मीय विश्लेषण के आधार पे ही हम बताते हैं कि एप से ही ह्यूमन का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। कहने का मतलब है कि काल में सिंपल सा एक वर्ड में बोले कि काल का तात्पर्य उससे है जो विभिन्न प्रागैतिहासिक कालों में निवास करने वाले मानव के पूर्वजीय समूह के जीवाश्मी जो अवशेष होते हैं उनके अध्ययन से है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो पूर्वज होते थे, उनके जीवाश्मी अध्ययन को इंडिकेट करता है काल। ठीक है, विभिन्न प्रागैतिहासिक काल के। तो काल समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, हमने बोला था स्थान। स्थान का मतलब यहाँ पे क्या है समझ लो। स्थान का तात्पर्य यहाँ है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र जितने हैं, भौगोलिक क्षेत्र, उन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को बारे में जानकारी करना, और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी रखते हुए यहाँ पे जो निवास करने वाले मानवीय समूह हैं, उनके शारीरिक शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब समझो यहाँ पे कि जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे हम कह लें कि यूएस है, कनाडा है, फिर से नीचे आ जाओ तो दक्षिण अमेरिका है, इधर आ जाओ अफ्रीका है। ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं, और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास करने वाले मानवीय समूह हैं, उनकी शारीरिक संरचना का पहली बात है अध्ययन किया जाता है। और दूसरी बात, इसी में जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कैसे कि मान लो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका में क्या डिफरेंस पाया जाता है शारीरिक लक्षण में, ये हम तुलनात्मक अध्ययन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। या नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका के निवासी हैं, उनके बीच में क्या शारीरिक डिफरेंस है, उसका अध्ययन करना स्थान से ही अध्ययन किया जाता है। तो काल और स्थान का बड़ा इंपॉर्टेंस है किसमें, शारीरिक मनोविज्ञान में। ठीक, एक हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनको बोला जाता है फादर ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। कौन है ये, हैं ब्लूमैन बक और बटनर जानोस। ठीक है, बटनर जानोस और ब्लूमैन बक, जिनको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या बोला जाता है, फादर माना जाता है। उन्होंने ये बोला कि शारीरिक जो मानव विज्ञान है वो मुख्यतः दो केंद्र पे दो मुख्य केंद्र मुख्यतः दो बिंदुओं पे पर केंद्रित है। अभी तक हम लोग स्थान और काल की बात कर रहे थे, लेकिन ब्लू मैन बक और बटनर जानोस, जो बोले जाते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के फादर, उन्होंने कहा कि शारीरिक मानव विज्ञान मुख्यतः दो बिंदुओं पे केंद्रित है। तो वो दो बिंदु क्या है जो ऊपर हम लोग डिस्कशन किए हैं उसी में। तो पहला है कि मानव उद्विकास, कि मानव का इवोल्यूशन कैसा हुआ, इसके बारे में जानकारी करना पहला बिंदु है। दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु है प्रजातीय विविधता का अध्ययन करना। तो शारीरिक मानव विज्ञान का सिर्फ और सिर्फ दो केंद्र हैं, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे चर्चा किया जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ।
या मानव के पूर्वज कैसे थे, एक तो इस पे चर्चा किया जाएगा या अध्ययन किया जाता है। दूसरा बताया कि प्रजातीय विविधता कैसे है। प्रजातीय विविधता में देख ले कि अगर हम अपनी इंडिया में ही देख लें तो इंडिया में जो साउथ वाले हैं उनका शारीरिक लक्षण नॉर्थ वाले के शारीरिक लक्षण से डिफरेंट होता है। प्रजातीय विविधता में क्या होता है कि शारीरिक हर एक प्रजाति का अपना शारीरिक विशेषता होती है। चाहे हम काकेसॉइड की बोलें, चाहे ऑस्ट्रेलियाइड की बोलें, चाहे मंगलोइड की बोलें, चाहे हम कोई जैसे आर्यन आर्यन की बात किया जाता है तो इनका शारीरिक लक्षण अलग होता है। कहने का मतलब है कि प्रजातीय विविधता का मतलब क्या कि रेस में जो डाइवर्सिफाई या डाइवर्सी देखा जाता है, या डाइवर्स देखा जाता है, बहुत ज्यादा विविधता देखा देखा जाता है प्रजाति में, उसी प्रजाति विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता में बहुत सारे हैं, जैसे इंडिया में ही अगर बात करोगे तो सारे ग्रुप देखने को मिल जाएगा, जो विश्व के लगभग सारे हैं प्रजाति लगभग सारे देखने को मिल जाएगा। तो बोला भी जाता है भारत में प्रजाति विविधता पाया जाता है, एक विशेषता है भारत की। तो प्रजातीय विविधता का अध्ययन किया जाता है, और प्रजातीय विविधता का अध्ययन का मेन की क्या है, शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण शारीरिक लक्षण का मतलब क्या कि कान कैसा है, नाक कैसा है, सर कैसा है, मुंह कैसा है, ठीक है, स्किन का कलर कैसा है, हेयर का टेक्सचर कैसा है, हेयर कैसा है, ठीक है। ये फिजिकल अपीयरेंस हो गया। फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे प्रजातीय विविधता के रूप में यह प्रजातीय रेसेस का क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक। तो कहने का मतलब है कि शारीरिक मानव विज्ञान में मुख्यतः दो विषय पढ़ा जाता है, एक तो मानव उपविकास के बारे में और दूसरा प्रजातीय विविधता के बारे में। तो जब भी आपके पास ये आएगा कि शारीरिक मानव विज्ञान के बारे में बताइए, तो अगर वहां पे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है तो आप इन्हीं दो बातों पे चर्चा करेंगे। तो कैसे चर्चा करेंगे, अब एक उठा लेते हैं मानव विकास, उसके बाद प्रजातीय विविधता में क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला आएगा, इसमें पहला हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, उद्विकास के बारे में। उद्विकास के बारे में या इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, तो इसमें जो उद्विकासीय अध्ययन है इसमें क्या करते हैं, शारीरिक जो शारीरिक मानव शास्त्री हैं, शारीरिक या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री हैं, वो बेसिकली क्या अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करते हैं मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उद्विकास कैसे हो रहा है, अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उद्विकास कैसे हो रहा है, और इसी के साथ अन्य जो प्राणी हैं, अन्य प्राणी हैं, अन्य प्राणी से इनकी, मानव की मतलब अन्य प्राणी से इनकी शारीरिक संबंध कैसे हैं, या शारीरिक संबंध बोले या शारीरिक लक्षण कैसे डिफर करता है। बात समझो, उद्विकास में हम जो है क्या पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उद्विकास कैसे हुआ, और अन्य प्राणियों के साथ इनका शारीरिक लक्षण, मानव का शारीरिक लक्षण कैसे डिफर होता है या क्या संबंध बनाता है, ठीक। और ये सब अध्ययन किसके आधार पे किया जाएगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो जीवाश्मी आधार पे किया जाएगा। किस पे किया जाएगा, जीवाश्मी आधार पे। जो जीवाश्म हमारे प्राप्त होते हैं उन जीवाश्मों के आधार पे हम मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में चर्चा करते हैं या पता लगाते हैं, और दूसरा अन्य प्राणी के साथ मानव का शारीरिक संबंध कैसा रहा इसका विश्लेषण करने में कौन मदद करता है, जीवाश्मी आधार करता है, ठीक है, यह जीवाश्मी प्रमाण करता है, ठीक। अगर अभी तक देखें तो जीवाश्मी प्रमाण जो मिला है, फॉसिल एविडेंस मिला है, उस फॉसिल एविडेंस से ये तो पक्का हो गया कि मानव है वो प्राइमेट समूह का, प्राइमेट गण का क्या है, सदस्य है। मानव सदस्य किसका है, प्राइमेट का है, ये पता चल गया है, ठीक है अभी तक। दूसरी बात है, बोला जाता है कि मानव की उत्पत्ति, अब हम बात कर रहे हैं जीवाश्मी आधार पे, तो मानव की उत्पत्ति 7.2
मिलियन ईयर एगो 7.2 मिलियन ईयर एगो अफ्रीका से अफ्रीका से मानव की उत्पत्ति माना जाता है। और अफ्रीका से पहला मानव की उत्पत्ति किसके रूप में माना जाता है? तो वो है, उसका नाम है सहाल सहालेंथ्रोपस। क्या? सहालेंथ्रोपस चैडवेंसिस। चैडवेंसिस सहालेंथ्रोपस चैडवेंसिस का 7.2 मिलियन मिलियन ईयर एगो ये फॉसिल जीवाश्म मिला था। और इसी से आज तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि अफ्रीका से ही मानव की उत्पत्ति हुई, और सबसे पहले यही है जिसमें मानव की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। कौन? सहालेंथ्रोपस चैंडवेंसिस। ठीक है। अभी तक जो लेटेस्ट हो चुका है कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो वो कैसे हुआ एक देख लें डायग्राम बना के। तो ये आप डायग्राम बनाओगे ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, सबसे पहले आया ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, उसके बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस मेजर देख रहे हैं। अभी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ मेजर निएंडरथल आया। और निएंडरथल के बाद हमारा क्या आ जाए? आधुनिक मानव आया। तो आज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं यही विकास का या इवोल्यूशन का क्रम मानते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ये प्रमाण के रूप में। तो हम लोग विकास के बारे में क्या क्या लिखना चाहिए वो एक ब्रीफ नॉलेज देखते हैं। ये बताएंगे पहले कि विकास में हमें मानव के ओरिजिन या उत्पत्ति, इवोल्यूशन कैसे हुआ वो, और जो अदर एनिमल हैं उनके साथ शारीरिक शारीरिक लक्षण में क्या संबंध है उसका जीवाश्म के आधार पे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जीवाश्म के प्रमाण पे देखते हैं। पहला तो ये हो जाएगा, लिखेंगे। दूसरा बताएंगे कि अभी तक जो जीवाश्मीय प्रमाण मिले हैं उसके आधार पे देखें तो ह्यूमन प्राइमेट का सदस्य माना जाता है। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, अभी तक जो जानकारी मिली है अभी तक मानव की उत्पत्ति 7.2 मिलियन ईयर एगो अफ्रीका से माना जाता है। और सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है उसको बोलते हैं सालेंथ्रोपस। सालेंथ्रोपस चैडवेंसिस, ये सबसे पहले मानव माना जाता है। ठीक है। अगर ओरिजिन की बात कर लें कि अभी तक जो प्रमाण जीवाश्मीय प्रमाण है उसके आधार पे सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसिन आए, उसके बाद होमो इरेक्टस आए, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल आए, निएंडरथल के बाद मॉडर्न मैन आए। ठीक। ये हमें उद्विकास में प्रमाण मिलता है और ये लिख सकते हैं। ठीक। तो ये हमारा उद्विकास हो गया कंप्लीट। आप लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें उद्विकास, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें कम में लिखना है। तो अगर बोलें कि मानव की ओरिजिन, उद्विकास में मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ वो देखते हैं। मानव की शारीरिक लक्षण, मानव की जो शारीरिक लक्षण कैसे बदलते बदलते वर्तमान स्वरूप को धारण किया हुआ है उसका अध्ययन हम जीवाश्मी आधार पे इसी में किया जाता है। और जितने प्राइमेट हैं उनके साथ मानव के लक्षण का क्या किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है प्राइमेट के साथ। और तुलनात्मक अध्ययन करके फिर हम पता करते हैं कि भैया मानव की ओरिजिन एप से ही हुआ है, मानव का ओरिजिन, यही तुलनात्मक अध्ययन से। तो ये करते हैं और फिर हम बता दें कि वही कि जो शारीरिक भिन्नता जो आई है उसमें सबसे पहले अगर देखें तो ह्यूमन की ओरिजिन माना जाता है अफ्रीका से। और बता भी दिया है कि अफ्रीका के कहाँ से कौन नाम जाना जाता है? सहेलेंथ्रोपस जाना जाता है। और उसके बाद हमने बता दिया मोटा मोटा खाका के मानव के विकास ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेके होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, निएंडरथल के बाद मॉडर्न मैन आया। ठीक। यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रजातीय विविधता के बारे में। प्रजातीय विविधता के बारे में भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए या आपको लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे प्रजातीय विविधता में? तो प्रजातीय विविधता हम जानते हैं कि मानव
मानव का वंश कौन सा है? होमो। और इसकी जाति कौन सी है? तो जाति है सेपियंस। ठीक, जाति सेपियंस है। तो विश्व के जो जितने समाज हैं या समूह हैं लोगों का, उनके शारीरिक लक्षण में क्या होता है? विभिन्नता पाया जाता है। शारीरिक लक्षण पे विभिन्नता पाया जाता है, और इन्हीं शारीरिक लक्षण में विभिन्नता के कारण इनको अलग अलग प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, अलग अलग रेस या प्रजाति के रूप में वर्गीकरण किया गया। ठीक है, शारीरिक विभिन्नता के आधार पर। तो जो अलग अलग प्रजाति का स्वरूप आया पूरे विश्व में, उसी को बोलते हैं हम क्या? प्रजातीय विविधता बोलते हैं। समझे कि विश्व में जो लोग पाए जाते थे, मानव समूह पाया जाता था, उनके शारीरिक लक्षण में विभिन्नता पाया जाता था, और उन विभिन्नता के आधार पे हम विभिन्न प्रजाति स्वरूप में बांटे, विभिन्न प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किए। जो विभिन्न प्रजाति रूप मिला, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रजातीय विविधता। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं। तो इसमें जितने विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता है, वो इनके कौन कौन उत्तरदायी कारक हैं? उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? इसके लिए विभिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक का अध्ययन किया जाता है, इसी में किया जाता है प्रजातीय विविधता में। ठीक है, तो मानव शास्त्री एक्चुअली में फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम लोग होमो और सेपियंस, मतलब होमो वंश के होते हुए, जाति भी सेपियंस होते हुए भी हमारी शारीरिक लक्षण विभिन्नता है, शारीरिक लक्षण में भिन्नता है। अगर भिन्नता है तो इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारक ये भिन्नता लाई जा रही है? आप जब आगे डिटेल में पढ़ाएंगे जेनेटिक्स में, तो आप देखोगे कि भौगोलिक कारक देखोगे, जेनेटिक्स कारक देखोगे, जेनेटिक के जितने कारक होते हैं वो भी भिन्नता लाते हैं, भौगोलिक होता है। फिर इसमें जो इंटरकोर्स होता है, इंटरब्रीडिंग होता है, इंटरब्रीडिंग वो भी एक कॉज होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण देखेंगे कि एक्चुअली में रेस की ओरिजिन कैसे होती है, वो उसके बारे में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। हम मोटा मोटा देख रहे हैं कि प्रजातीय विविधता बेसिकली है क्या। तो प्रजाति विविधता में हमने बताया कि होमो और सेपियंस के होते हुए भी विश्व के जो मानव समूह हैं, उनके बीच में शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, और उन्हीं शारीरिक भिन्नता के आधार पे हमने क्या किया? उनका वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण करके भिन्नता के आधार पे प्रजाति में वर्गीकरण किया, और उन विभिन्न प्रकार के प्रजातियों से बनता है क्या? प्रजातीय विविधता। ठीक, तो अब आते हैं कि पहले क्या था। अगर देखें प्रारंभ में, तो जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी था, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वो शुरू में अवलोकन अवलोकन करता था। ठीक है, और मानवमिति हमने पढ़ा देखा है। मानवमिति में क्या होता है? शारीरिक अंगों का माप किया जाता है। तो अवलोकन और मानवमिति के माध्यम से हमने विभिन्न शारीरिक लक्षणों का पहचान किया। ठीक, विभिन्न शारीरिक लक्षणों का क्या किया? पहचान किया। और पहचान करने के बाद हमने ये कहा कि भैया इन लोग के बीच में एक ग्रुप ए है, इन लोग के बीच में शारीरिक लक्षण समान है, बी वाले में ये ग्रुप बनाया, इनका शारीरिक लक्षण समान है, और फिर बताया कि ए और बी में दोनों के बीच में शारीरिक लक्षण अंतर है। किसके आधार पे बताया? अवलोकन करने के हिसाब से कि सर बड़ा है, छोटा है, या नाप लिया कि सर कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ठीक है, कलर देख लिया कि काला है कि गोरा है, उसके आधार पे शुरू में किया जा रहा था। लेकिन तब्दीलियां कब आई इसमें, जो प्रजाति विविधता को देखने में? तो 19वीं शताब्दी का अंत या 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो विविधता है, भिन्न शारीरिक लक्षण में भिन्नता है, उनको देखने का अवधारणा ही चेंज हो गई मानव शास्त्रियों का। ठीक, अब जो क्लासिकल, इसको बोलते हैं क्लासिकल, ठीक है, जो क्लासिकल अवधारणा था, उसके साथ नवीन कुछ अवधारणा आ गई। नवीन अवधारणा में क्या क्या आ गए, ये सोचने वाली बात है। तो इसी समय हमारे क्या हो रहा था? रिसर्च हो रहा था।
रिसर्च हो रहा था और जेनेटिक्स वगैरह पे, जैविक विज्ञान पे बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो अब जब शारीरिक लक्षण देखने के जो भिन्नता है लक्षण, उसका आयाम डायमेंशन जैविक या बायोलॉजिकल टर्म से जुड़ने लगा, तो नवीन दिशा मिला। मेरी बात समझो। हमने बोला कि पहले फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अवलोकन और मानवमिति की सहायता से हम शारीरिक लक्षण को देख रहे थे, लेकिन जैविक विकास होने लगा, बायोलॉजिकल जो प्रविधियां हैं, मेथड हैं, वो डेवलप्ड होने लगी, जिसमें जेनेटिक वगैरह पार्ट आने लगा। अब उसके आधार पे हम शारीरिक भिन्नता को देखने लगे। ठीक, जैसे इम्यून सिस्टम देखने लगे, हीमोग्लोबिन देखने लगे। ठीक, हम लोग इसी में सिकल सेल एनीमिया वाले सिस्टम भी देखने लगे। तो बहुत सारे चीज जैविक आधार जाके जुड़ गया क्लासिकल वाले में। क्लासिकल मतलब जो पुराना था उसमें जुड़ गया, तो नया डायमेंशन आया। और यही डायमेंशन जैसे ही जुड़ा शारीरिक मानव विज्ञान में, तो हमारा आ गया जैविक मानव विज्ञान। क्या बोला जाने लगा? जैविकीय मानव विज्ञान मानव विज्ञान बोला जाने लगा। समझ रहे हैं कि कैसे शारीरिक मानव विज्ञान से जैविक मानव विज्ञान की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक, तो हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जान लिए, एक समरी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अगर पूछे, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक विकास पे डिस्कशन करेंगे और प्रजातीय विविधता पे करेंगे। और ये बताएंगे प्रजातीय विविधता में कि पहले में हम क्या सिर्फ अवलोकन और मानव मिति के आधार पे तक जुड़े रहे। बस यही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप यहाँ पे एंड कर दोगे, और जीवाश्म के आधार इसमें बताए होंगे। फिर एक स्टेप में पैरा पे करोगे कि जैविक मानव विकास कैसे हुआ, कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट था, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट था, वो जुड़ गया, और मेथड जो उनकी प्रविधि थी वो भी डेवलप होने लगा। और ये जब जाके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा, तो इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैविकीय मानव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जैविकीय मानव विज्ञान आया, और ये शारीरिक मानव विज्ञान से बृहद या व्यापक रूप से विस्तारित था। अब जैविक मानव विज्ञान में क्या क्या हम पढ़ेंगे? तो जैविक मानव विज्ञान में ध्यान रखना, जैविक मानव विज्ञान में पूरा मानव विज्ञान, पूरा मानव विज्ञान। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्राइमेट, प्राइमेट विज्ञान। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रजाति विज्ञान। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें अस्थि विज्ञान। अस्थि मतलब बोन, ठीक है, या स्केलेटन, ठीक है, अस्थि विज्ञान। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे इसमें आनुवंशिक मानव विज्ञान। ये हम पांच पढ़ेंगे, जबकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? दो पढ़ा, सिर्फ विकास और प्रजातीय विविधता। समझ रहे हैं कि कब क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये आपको क्लियर कट पता चल गया। ये हमारा जैविक मानव विज्ञान का विस्तार हो गया। अब इसमें हम लोग एक एक दो दो लाइन इस पे लिख देंगे, तो हमारा जैविक मानव विज्ञान हो जाएगा। पूछ ले कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जैविक मानव विज्ञान में क्या सहसंबंध है, तो ये भी बताना बड़ा सिंपल हो जाएगा, जब क्लियर कट जानते हो कि टॉपिक में क्या कहा आएगा। ठीक, तो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं दो दो लाइन में, कि पूरा मानव विज्ञान में क्या आता है। पूरा मानव विज्ञान में पहला पढ़ें, पूरा मानव विज्ञान। तो पूरा मानव विज्ञान में हमारा क्या आएगा? पूरा मानव विज्ञान में ये पढ़ा जाता है कि जो, जानते हो ना, भूगर्भ से, पूरा का मतलब क्या है? फॉसिल। पूरा का मतलब क्या है? फॉसिल। तो भूगर्भ से जितने मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, उनसे मानव के बारे में जानकारी लिया जाता है। और जो गैर मानवीय कंकाल होते हैं, गैर मानवीय कंकाल जिसमें प्राइमेट के और सदस्य आ जाते हैं, या कोई भी आ जाए, उनके बारे में, उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पूरा मानव विज्ञान में क्या किया जाता है कि भूगर्भ में जो भी जीवाश्म पाए जाते हैं, उनके द्वारा हम क्या करेंगे कि उद्विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है,
विकास के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मानव और प्राइमेट के जो अन्य सदस्य हैं उनके बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक है, क्या जुड़ाव है, या किससे ओरिजिन हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि विकास की कड़ी को फाइंड आउट किया जा सकता है पूरा मानव विज्ञान में, और विकास कैसे हुआ उसकी प्रक्रिया को क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक, तो ये पूरा मानव विज्ञान में किया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जा रहा है, नेक्स्ट हम प्राइमेट के बारे में देखें। दूसरा टॉपिक जैविक में प्राइमेट में क्या अध्ययन किया जाता है प्राइमेट विज्ञान में। प्राइमेट विज्ञान में जो मॉर्फोलॉजी होता है, ये आकार होता है, कैसे आकार की, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। जो शारीरिक लक्षण है, ठीक है, जो प्राइमेट के सदस्य हैं उनकी आकारिकी के बारे में देखा जाएगा। शारीरिक लक्षण है उनके बारे में देखा जाएगा, या शारीरिक संरचना कैसा है, उनका कार्यकी कैसा है, उनका कार्यकी कैसा है, इनकी जीनीय संरचना कैसा है, प्राइमेट की जीनीय या जीन की संरचना कैसा है वो देखना, और इनमें रोग प्रणाली कैसा होता है, प्राइमेट में रोग प्रणाली कैसा होता है, इन सबका अध्ययन किया जाता है। तो कौन किसका किसका, आकृति का, ठीक है, आकार का, शारीरिक संरचना का, उनका कार्यकी कैसा होता है, उनमें जीन की संरचना कैसा होता है, उनमें रोग की प्रणाली कैसा होता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और फिर इनका अध्ययन करने के बाद जो प्राइमेट के गण होते हैं, प्राइमेट के सदस्य होते हैं, उन सदस्य अन्य सदस्यों के साथ तुलना किया जाता है। ठीक है, अन्य सदस्यों के साथ तुलना किया जाता है। तो मानव भी प्राइमेट है, और प्राइमेट में का देखें, जब इनका अध्ययन प्राइमेट अध्ययन किया जाएगा तो मानव भी प्राइमेट का ही सदस्य माना जाता है। तो मानव जनसंख्या के लिए ये जो अध्ययन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखने लगता है, चाहे वो जीनीय संरचना को समझने में, या रोग प्रणाली हो, या कोई भी ऊपर का विषय वस्तु को समझने के लिए महत्व हो जाता है। ठीक, अब जीवाश्मीय स्तर पे प्राइमेटों पे किया गया अध्ययन जहां मानव विकास में इसकी भूमिका को दर्शाता है। अगर जीवाश्म पे अध्ययन करते हैं तो मानव का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी भूमिका को दर्शाता है। ठीक, वहीं अगर हम देखें तो जीवित प्राइमेट हैं और उन पे अध्ययन किया जाता है, तो जीवित प्राइमेटों के अध्ययन से चिकित्सीय चिकित्सीय आनुवांशिक चिकित्सीय आनुवांशिक लक्षणों का वंशानुगत के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं समझ रहे, फिर से समझो कि हमने बताया कि एक तो जीवाश्म हो जाएगा जो मर चुके हैं प्राइमेट, तो उनके बारे में तो हम जो मर चुके हैं पास्ट है वो इवोल्यूशन के बारे में बताएंगे, लेकिन जो जीवित प्राइमेट हैं उनके चिकित्सीय अध्ययन किया जाएगा, आनुवांशिक पद्धति का अध्ययन किया जाएगा। तो ये अध्ययन हमारा क्या होगा कि कैसे ये आनुवांशिक किसी जीन का ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उनकी जानकारी प्राप्त होता है, फिर इनसे हम मानव के व्यवहार को समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी जीवित प्राइमेट हैं उनका अध्ययन करके वर्तमान समय के मानव को समझा जा सकता है, उनके फंक्शन को समझा जा सकता है। उनका बेसिकली जब भी देखते हो ना मेडिकल का कोई जांच होता है, मेडिकल मेडिसिन का, तो प्राइमेट के ऊपर किया जाता है, उसके बाद ह्यूमन पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि साम्यता रखता है जीनीय संरचना रोग प्रणाली में, इसीलिए। तो अभी वर्तमान के मानव को व्यवहार को समझने के लिए, या उनकी वंशानुक्रमण या जेनेटिक कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है जेनेटिक मटेरियल, उसको समझने में इसका योगदान होता है। तो ये प्राइमेट विज्ञान हो गया। ठीक, अब तीसरा है प्रजाति। प्रजाति के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, लेकिन प्रजाति के बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं। प्रजाति, तो प्रजाति विज्ञान में हम जो आधुनिक समाज है या आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव में जो शारीरिक विशेषता है, शारीरिक विविधताएं पाई जाती हैं, लक्षण में विविधताएं जो पाई जाती हैं लक्षण में, उसका अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विविधताएं का अध्ययन किया जाता है वर्तमान समय में। ठीक है, ये प्रजाति विज्ञान के बारे में बात है। और अध्ययन करके इनको अलग अलग समूह में क्या किया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है।
वर्गीकृत कर दिया जाता है। और इन्हीं को जो एक एक ग्रुप बनाया जाता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रजाति बोला जाता है। और जो प्रजाति का कंसेप्ट है, ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है प्रजाति का ओरिजिन। ठीक। दूसरा क्या किया जाता है, प्रजाति के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा बताया कि इन जो प्रजाति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो वेरिएशन पाया जाता है, वो वेरिएशन के लिए क्या कारक हैं, उत्तरदायी कारक, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे बोला कि टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, इन सब का अध्ययन किया जाता है वेरिएशन देखने के लिए। ठीक। तो ये प्रजाति के बारे में समझ गए कि प्रजाति होता क्या है, कि जो एक तरह से बोल रहे हैं कि जिन मानव समूह के बीच में एक समान शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्रजाति बोला जाता है। एक समान शारीरिक लक्षण पाई जाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, प्रजाति बोला जाता है, सिंपल सा लैंग्वेज में बोले तो। ठीक। और शारीरिक लक्षण विद्यमान जो हैं पूरे विश्व में देखें तो अलग अलग है, इसलिए प्रजाति विविधता पाया जाता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व की छोड़ो, भारत में ही देख लो। ठीक। तो ये प्रजाति विविधता हो गया। अब जरा सा और प्रजाति के बारे में देखें तो पहले हम लोग यूज करते थे रेस। अब रेस की जगह हम लोग क्लाइन यूज करने लगे हैं प्रजाति में। अब प्रजाति ना हम लोग क्लाइन यूज करने लगे हैं। क्लाइन का मतलब क्या, कि ऐसी जनसंख्या जिनके, या कहे ना कि सभी व्यक्तियों के जो जीन संरचना है, जीन का स्ट्रक्चर है समान हो, या ऐसा समूह जिनका जीन स्ट्रक्चर का या जीन संरचना समान हो, उनको क्या बोला जाता है, क्लाइन बोला जाता है। ठीक, सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं। और यही लगभग रेस का भी होता है, वहां पे जीन नहीं, हमने क्या बोला, शारीरिक लक्षण बोला। ठीक। अब नया जो अध्ययन हुआ है उसमें ये बोला गया है कि रेस के लिए जो प्रजाति हैं उनके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो इन्वायरमेंट है, ठीक। दूसरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें रेस के ओरिजिन के लिए म्यूटेशन आ जाएगा, क्रोमोजोम रिकॉम्बिनेशन बोले या जीन रिकॉम्बिनेशन बोले वो आ जाएगा। फिर अंतः प्रजनन आ जाएगा। ये सारे हम देखेंगे रेस में, लेकिन ये अब नए डायमेंशन जुड़ चुके हैं। ठीक है, किसके, रेस के अवधारणा में। ठीक। तो रेस एक बायोलॉजिकल अवधारणा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं अस्थि विज्ञान। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अस्थि विज्ञान में, स्केलेटन साइंस में या बोन साइंस में। तो अस्थि विज्ञान का इंपॉर्टेंस है क्या है, कि अगर कोई फॉसिल एविडेंस है, जीवाश्म है, उन उसमें अस्थि मिलता है। अगर हम अस्थि के बारे में नहीं जानते रहेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानेंगे, तो हम फॉसिल का एनालिसिस नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। और विश्लेषण नहीं करेंगे तो हम जो इवोल्यूशन का क्रम बता रहे हैं कि एप से ह्यूमन आया, वो क्रम बताने में असक्षम रहेंगे। इसलिए अस्थि विज्ञान का पढ़ना या पढ़ा जाना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। पहला तो ये हुआ कि इवोल्यूशन को हम एक्सप्लोर करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। दूसरा क्या है कि दूसरा अपराध शास्त्र में भी इसका एनालिसिस किया जाता है। इसके आधार पे ये पता लगाते हैं कि मेल का बोन है या जिसका मर्डर हुआ है वो मेल है या फीमेल है। पहली बात तो यहाँ से अस्थि के नॉलेज से ही किया जा सकता है। दूसरी बात है कि अस्थि से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, ये अस्थि के नॉलेज से ही पता चलेगा। नेक्स्ट हमें क्या पता चल सकता है अस्थि विज्ञान के पढ़ने से, नेक्स्ट अगर देखो तो एंथ्रोपोलॉजी में अगर हड्डी कमजोर मिलता है तो इसे पता चल जाता है, हड्डी कमजोर होने की वजह से पता चलता है कि पोषक तत्वों का अभाव था, जिसके कारण हम ये भी कह सकते हैं कि इस आदमी की मृत्यु ये कुपोषण के कारण हुआ है कि कैसे हुआ है। तो अस्थि के नॉलेज होने से हम कुपोषण या पोषक तत्वों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, अर्थात पोषण विज्ञान से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह अस्थि विज्ञान का भी क्या है, उपयोग है।
ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है जो फाइनल है आनुवांशिक के बारे में, आनुवांशिकी या जेनेटिक के बारे में। आप लोग 10th तक पढ़ चुके हो कि आनुवांशिकी होता क्या है। तो जीवों की शारीरिक संरचनाओं के वंशानुक्रमण का अध्ययन करता है, या जीन का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाता है उसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। ठीक, जानते हैं कि हमारी शारीरिक संरचना, जो शारीरिक संरचना होता है वो किस पे डिपेंड होता है? जीन पे होता है। आप लोग जानते हो कि एक जीन, एक प्रोटीन, और प्रोटीन की, प्रोटीन ही बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है किसका? शारीरिक का। तो जीन के ऊपर देखें तो जीन जो शारीरिक संरचना में डिफरेंस आता है आपका और आपके भाई का, मुंह, हाथ, पैर, जो भी अंतर दिखता है वो जीन के अंतर के कारण ही अंतर दिखता है। ठीक है, ये भी जानते हैं कि जो जीन आता है प्रोजनी में, तो एक इकाई माता की तरफ से आता है और एक इकाई पिता की तरफ से आता है, और फिर प्रोजनी का निर्माण होता है। तो आधा लक्षण किसके से आते हैं? माता से। आधा लक्षण किसके आते हैं? पिता से आते हैं। ये भी जानते हैं। और ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर बात करना है, चाहे लक्षण हो चाहे रोग हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी हस्तांतरित कौन करता है? जेनेटिक मटेरियल करता है। ठीक, तो इन जेनेटिक के बारे में आप सिंपल सा लिख सकते हो कि क्या है ये। ठीक, तो इसका उपयोग क्या करेंगे? शारीरिक लक्षणों के पहचानने में करेंगे, रोगों के पहचानने में उपयोग करेंगे। ठीक, और जो हमारा रेसेस है, विभिन्न प्रकार के रेसेस हैं, उनके अध्ययन में या समझने में मदद मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सप्लोर करके जब इसका यूज बताएंगे ना, तो आप लिखने के लिए सक्षम हो जाओगे। जब आनुवंशिकी पढ़ा जाएगा, जेनेटिक मटेरियल में आएगा, जेनेटिक्स का पार्ट ही है, जब वहां पे पूरा डिटेल में बताएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि आप जैविक मानव विज्ञान में पूरा आनुवंशिक को लिखने नहीं जा रहे हो। तो इस तरह हमने जैविक मानव विज्ञान में क्या क्या आता है, और जैविक मानव विज्ञान जब पूछे तो क्या लिखना है, और जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या शारीरिक मानव विज्ञान पूछे तो क्या क्या लिखना है। तो हमने बताया कि जैविक मानव विज्ञान में आपका पूरा मानव विज्ञान आ जाएगा। ठीक, दूसरा इसी में हमने बताया आनुवंशिक आ जाएगा। तीसरा इसमें क्या बताया हमने? अस्थि विज्ञान आ जाएगा। चौथा हमने इसमें क्या बताया? प्रजाति विज्ञान आ जाएगा। और पांचवा हमने बताया इसमें प्राइमेट विज्ञान आएगा। ये हमारे जैविक विज्ञान का सब्जेक्ट है। जबकि वही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, शारीरिक मानव विज्ञान में, उद्विकास, मानव का उद्विकास और जैविक ये प्रजातीय विविधता, यही दो आते हैं और कुछ नहीं। तो ये डिफरेंस समझ के कैसे लिखना है आप लिख सकते हो। 15 नंबर के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, बड़ा इजीली लिखा जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि जैविक मानव विज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं, तो जैविक मानव विज्ञान को शारीरिक जैविक मानव विज्ञान पूछ ले, तो ये दोनों को कंबाइन करना है कि हाँ ये हुआ, उसके बाद विस्तार होकर जैविक मानव विज्ञान हो गया। ठीक है, जैविक मानव विज्ञान पूछे तो आप उसमें फिर विकास की भी बात करते हो, प्रजाति विविधता की भी बात करते हो, तो ये 5 विषयों की बात करते हो। तो ये बताना पड़ेगा कि ये व्यापक शारीरिक मानव विज्ञान जो प्रारंभ में था, वो अब विस्तारित होकर व्यापक रूप में जैविक मानव विज्ञान जाना जाता है। ठीक, अब एक टॉपिक और है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो सिद्धांत हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, उसको देखने जा रहे हैं। और एक छोटा सा कंसेप्ट देख के छोड़ते हैं, लैमार्कवाद का। 2021 में यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था कि जैविक विकास के सिद्धांतों पे चर्चा कीजिए या संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जैविक विकास में लैमार्कवाद, डार्विनवाद, डार्विनवाद और सिद्धांत सिंथेसिस, जिसको तीसरा बोलते हैं संश्लेषण,
संश्लेषण का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांत को बताना था और आपको 2 पेज दिया गया था। कैसे पॉसिबल है कि आप तीनों को बता सकते हो? तो यहाँ पे माइंड मैप का जो डायग्राम हम बताएंगे, उसके माध्यम से सक्षम होंगे कि ये तीनों को बेटर लिख सकने में, 2 पेज में, ठीक है? वरना अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, तो वो फिर आप कितना भी लिखोगे, वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। जैसे एक बस लैमार्कवाद का एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं, अगर समझ में आए तो आप लोग बताइएगा। देखो क्या है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में पहले बोला कि पर्यावरणीय दशाओं में पर्यावरणीय दशाओं में क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। क्रक्स है पूरा लैमार्क में। तो पर्यावरणीय दशाओं में क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। इसके फलस्वरूप जैविक आवश्यकताओं में क्या होने लगा? जो जीव थे उनके जैविक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने लगा। क्या बोला? पहला कि पर्यावरण की दशाओं में जैसे ही परिवर्तन होने लगा, तो उससे जो जीव थे उनके जैविक आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होने लगा। फिर जब जैविक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने लगा, तो जीवों के आंतरिक बल थे। आंतरिक बल किसको बोला था? आंतरिक बल एलन वाइटल और बेसोइन, किसको? बेसोइन को बोला था। तो जीवों के आंतरिक बल में क्या हुआ? सक्रियता देखा गया। फिर समझो कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप जैविक आवश्यकताओं में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ कि जीवों के जो आंतरिक बल थे उनकी सक्रियता देखा गया। अब 2 तरीके से देखा गया। एक देखा गया अंगों का प्रयोग, ठीक है, या उपयोग, और दूसरा अंगों का अनुपयोग। जो अंगों का उपयोग करते थे वो अंग क्या हुए? मजबूत हो गए। क्या हो गए? मजबूत हो गए। और मजबूत के साथ साथ विशिष्टकृत अंग बनाए। जैसे वहीं अंगों का जो इनका अनुपयोग हुआ, वो कमजोर होते हुए क्या हो गए? विलुप्त हो गए। ये लैमार्क ने बोला। क्या हो गए? विलुप्त हो गए। ठीक। अब इन्हीं के बाद जो उपार्जित लक्षण आए, 1-2 पीढ़ी जाने के बाद उपार्जित लक्षण आने लगा। क्या आने लगा? उपार्जित लक्षण का डेवलप हुआ। और ये उपार्जित लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने लगा, और फिर ये कालांतर में क्या बना लिए? कालांतर में नई जाति की उत्पत्ति हुई। कालांतर में नहीं। ये ही हमारा लैमार्क का पूरा डायग्राम है कि पर्यावरण की दशाओं में परिवर्तन हुआ, तो जैविक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने लगा। और जैविक आवश्यकताओं में परिवर्तन के लिए वो जीव क्या करने लगा? आंतरिक बल की सक्रियता हुई। इसके माध्यम से कुछ अंगों का उपयोग होने लगा, कुछ अंगों का अनुपयोग होने लगा। जो उपयोग हुआ है वो मजबूत और विशिष्टकृत अंग बन गए। ठीक है। जो उपार्जित लक्षणों के माध्यम से एक वंश से दूसरे वंश ट्रांसफर होने लगे, और जो कालांतर में जाके क्या बनाने लगे? नई जाति। जो अंगों का अनुपयोग कर रहे थे, कमजोर हो रहे थे और विलुप्त हो गए। फिर वो अंग विलुप्त हो गए तो उनका कोई काम नहीं था, तो वो भी उपार्जित लक्षणों की तरह आगे नहीं गए। और कालांतर में क्या हुआ? नया अंग, वो अंग ना मिला, बल्कि उस अंग का अवशेष मिला, और कालांतर में क्या हुआ? नई जाति की उत्पत्ति हुई। तो ये हमारा लैमार्कवाद का एक फ्लो डायग्राम है जो हम लिख सकते हैं। तो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।